हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज का हमारा सेट है प्रैक्टिस सेट 3 यूपी टेट, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न बना है जिसमें कथन कारण के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए है कि कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। कबीर दास निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। इसका कारण आ रहा है कि उन्होंने ईश्वर को निराकार माना और मूर्ति पूजा का विरोध किया। जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हैं और 1 करेक्ट है। जो करेक्ट आंसर है उसे आप लोगों को चुनना है। ए है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी है, ए और आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो चलिए जल्दी से आंसर करिए। प्रश्न 1 कह रहा है कि कथन एक कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। ये सही है। उन्होंने कवि को निराकार माना और मूर्ति पूजा का विरोध किया। ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। इसका सही आंसर है ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 2 कथन ये है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। किस भाषा में की? तो अवधी भाषा में की, ताकि लोग इसे आसानी से समझ सकें। इसका कारण है कि वह संस्कृत भाषा के विरोधी थे। ये गलत है। तुलसीदास संस्कृत भाषा के विरोधी नहीं थे। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी में इसलिए की कि जनमानस यानी कि जनता उनसे आसानी से समझ सके। तो प्रश्न 2 का सही आंसर है सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न 3 है कथन ए सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। ये सही है। हाँ, सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। सूरदास कृष्ण के जीवन का कोना कोना झांक आए हैं। कारण आ है कि उनकी रचनाओं में बाल कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन मिलता है। ये भी सही है, यानी कि प्रश्न 3 का सही आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न 4 है कथन ए महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवयित्री थी। हाँ, ये सही है कि महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवयित्री थी। छायावाद के 4 स्तंभ हैं जिनमें महादेवी वर्मा प्रमुख हैं। कारण आर है कि उनकी कविताओं में करुणा और वेदना का भाव प्रमुख है। ये भी सही है। तो प्रश्न 4 का सही आंसर करिए आप लोग। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन गलत है, 1 सही है। जो सही है उसे 1 टिक करिए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है, ए और आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है, आर ए गलत है लेकिन आर सही है। तो प्रश्न 4 का सही आंसर है ए। इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 5 है प्रेमचंद्र की। कथन यह है कि प्रेमचंद हिंदी के उपन्यास सम्राट कहलाए। प्रेमचंद हिंदी के उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। कारण है उन्होंने सामाजिक यथार्थ को अपनी रचनाओं में प्रमुखता दी। प्रश्न 5 ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है, ए सही है पर आर गलत है। डी है, आर ए गलत है पर आर सही है। प्रश्न 5 का सही आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है।
प्रश्न 6, कथन ये है कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। कारण है उन्होंने कामायनी की रचना की। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन सही है और 3 गलत। जो सही है उसे टिक करिए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी है और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो प्रश्न 6 का सही आंसर है बी। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं, ये सही है, लेकिन उन्होंने कामायनी की रचना की। तो कामायनी की रचना 4 स्तंभों से कोई मतलब नहीं है, मतलब व्याख्या नहीं करता है। तो प्रश्न 6 का सही आंसर है बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। सॉरी, प्रश्न 7 है कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। ए है बाल मुकुंद गुप्त, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है रामचंद्र शुक्ल, फिर डी है श्याम सुंदर दास। तो चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, इसका सही आंसर है सी, रामचंद्र शुक्ल का। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है जो 3 भागों में प्रकाशित हुआ। कितने? तो 3 भागों में। 3 भागों में संकलित है। 3 भाग, 3 भागों में संकलित है। जिसका प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ। चिंतामणि निबंध संग्रह का प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 8। प्रश्न 8 है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। ए है 1893 ईस्वी, बी है 1900 ईस्वी, सी है 1903 या फिर डी है 1905 ईस्वी। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई, इसका सही आंसर है ए 1893 ईस्वी में हुई। हिंदी के विकास में काशी नागरी प्रचारणी सभा और इंडियन प्रेस का योगदान अब महत्वपूर्ण रहा है। इसके संपादक यानी कि इसके संस्थापकों में बाबू श्याम सुंदर दास, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में हैं श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास। इसके बाद है पंडित राम नारायण मिश्र, पंडित राम नारायण मिश्र। इसके बाद हैं ठाकुर शिव कुमार सिंह, ठाकुर शिव कुमार सिंह। प्रश्न 9। प्रश्न 9 है कि प्रेम सागर किसकी रचना है। ए है मुंशी सदा सुखलाल, बी है सदल मिश्र, सी है लल्लू लाल जी या फिर डी राम प्रसाद निरंजनी। तो प्रेम सागर किसकी रचना है, तो यह रचना है लल्लू लाल जी की। इनकी 14 रचनाएं बताई जाती हैं, कि लल्लू लाल की 14 रचनाएं बताई जाती हैं, जिनमें प्रेम सागर अब प्रमुख रचना है। लल्लू लाल की 14 रचनाएं। चौदह रचनाएं बताई जाती हैं। प्रश्न 10। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो प्रश्न इसका सही आंसर है सी 5। ऑप्शन गलत दिया हुआ है,
व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो उसका सही आंसर है 3, यानी कि सी दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे 5 है, इसका सही आंसर है 3। रूढ़ संज्ञा, इसके बाद है यौगिक संज्ञा, यौगिक संज्ञा, फिर है योग रूढ़ संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा। प्रश्न 11, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ए है प्रत्यय, बी है संज्ञा, सी है क्रिया या फिर डी है सर्वनाम। तो प्रश्न 11 का सही आंसर है सी, क्रिया। किसके आधार पर? तो क्रिया के आधार पर। जैसे मैं जा रहा हूं, ये क्या है? तो पुल्लिंग है। जैसे मैं जा रही हूं, ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है। प्रश्न 12, कारक के कितने भेद होते हैं? ए है 7, बी है 8, सी है 9, फिर डी है 10। तो प्रश्न 12 का सही आंसर है बी, 8। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? चलिए मैं लिख देती हूँ इसको। नंबर 1 पर है कर्ता, कर्ता। नंबर 2 पर है कर्म, नंबर 3 है करण, नंबर 4 पर है संप्रदान, संप्रदान, नंबर 5 पर है अपादान, नंबर 6 पर है संबंध, नंबर 7 पर है अधिकरण, नंबर 8 पर है संबोधन, संबोधन कारक। तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो कुल मिलाकर कारक के 8 भेद होते हैं। जैसा कि हमने इनका उच्चारण कर दिया, लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए। प्रश्न 13 है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये घा है, ना कि घर है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए है मूर्धा, बी है कंठ, सी है तालु, डी है दंत। तो प्रश्न 13 का सही आंसर है बी, कंठ। मूर्धा के वर्ण हैं टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। तालु, तो तालु के वर्ण है चा, छा, जा, झा, इया। फिर है दंत, तो दंत के वर्ण हैं ता, था, दा, धा और ना। फिर है ओष्ठ, ओष्ठ के वर्ण हैं पा, फा, बा, भा और मा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। तो प्रश्न 14 कह रहा है कि छा वर्ण किसके योग से बना है? का प्लस सा, बी है का प्लस च, सी है का प्लस छा, फिर डी है का प्लस सा। तो छा वर्ण किसके योग से बना है? तो प्रश्न 14 का सही आंसर है ए, का प्लस सा से बनता है छा। ऐसे व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न 15। तो प्रश्न 15 है कि अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या फिर डी है अस्पृश्यता। तो प्रश्न 15 का सही आंसर करिए कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर है सी, अस्पृश्यता।
प्रश्न 16 यानी कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए है कवयित्री, बी है कवित्री, सी है कवयित्री या फिर डी है कवियित्री। तो कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री। प्रश्न 17 तरणी का पर्यायवाची शब्द है, 2 बार हो गया। तरणी का पर्यायवाची शब्द है, ए है सूर्य, बी है नाम, सी है युति या फिर डी है नदी। तो सूर्य, नाम, युति, नदी ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो तरणी का पर्यायवाची है सूर्य। सूर्य तरणी का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न 18 मीन का पर्यायवाची, मीन यानी कि मछली, मीन का पर्यायवाची ए है सिखी, बी है सापक, बी है सी है विभावरी, फिर डी है मत्स्य, मत्स्य। तो मीन का पर्यायवाची शब्द है मत्स्य, मत्स्य। प्रश्न 19 दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, ए है आत्मजा, बी है नंदनी, सी है भार्या, फिर डी है कन्या। तो 3 एक समान है, 3 समान है और एक भिन्न है। तो भिन्न कौन सा है? तो भिन्न है भार्या, जबकि आत्मजा, नंदनी, कन्या ये एक समान शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 20 अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, ए है स्वर्गीय, बी है लौकिक, सी है पार्थिव, फिर डी अद्वितीय। तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही आंसर है डी अद्वितीय होता। अनुपम का पर्यायवाची शब्द अद्वितीय होता है। आज का हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न है प्रश्न 21 कान का कच्चा होना का अर्थ है कम सुनना, बी है सुनी बात पर विश्वास करना, सी है दूसरे की बात मानना, फिर डी है कान का कमजोर होना। तो कान का कच्चा होने का अर्थ है, इसका सही आंसर है बी सुनी बात पर विश्वास करना। प्रश्न 21 का सही आंसर है बी सुनी बात पर विश्वास करना। तो ये थी हमारी आज की क्लास, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्या है कि हमारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, फिर भी हम क्लास करते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, एक नई उम्मीद, नई एनर्जी और एक नए प्रैक्टिस सेट को लेकर। थैंक यू।